और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे देश में उबाल था, गुस्सा था। अगड़ा वर्सेस पिछड़ा और थम गया झगड़ा। अगड़े पिछड़े की जो लड़ाई थी वो थम गई और उसके बाद देखिए जरा, आज बनारस से तस्वीरें आई। बनारस में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तब की हैं जब बनारस में सुबह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई यूजीसी नियमों पर, वही तस्वीर बदल गई। रंग गुलाल और होली खेले जाने लगी। बहुत बड़ी राहत मिली है। अच्छा, हम ही को नहीं मिली है, सरकार को भी राहत मिली है। क्यों? क्योंकि न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। अब विधाता आपको सद्बुद्धि दें तो इस कानून पर आगे मत बढ़िए। और उसके बाद देखिए जरा, बनारस में ही होली के बाद मिठाई चलने लगी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाने लगा। इसी तरह देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले यह तस्वीर है इंदौर की। इंदौर में सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा था, सड़कों पर था। और जैसे ही यूजीसी नियम पर रोक लगी, उसी इंदौर की तस्वीर देखिए जरा। शंख बजाए जाने लगे, खुशी मनाई जाने लगी। और यही हाल लखनऊ में था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह प्रदर्शन हो रहा था। छात्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही नियमों पर रोक लगी, वहीं मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई, जश्न मनाया जाने लगा। होली दिवाली सब एक साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से हमने होली अपना जन्म पहले बना लिया है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए महान उत्सव है। बड़ी खुशी है। जो सवर्ण समाज एक हफ्ते से सड़कों पर था, वो अचानक खुशी से झूम उठा। शहर शहर जश्न मनाने लगा। सवर्ण कहीं अबीर गुलाल के साथ होली खेल रहे थे, कहीं पटाखे और मिठाइयों के साथ खुशियां मना रहे थे। सवर्णों के इस जश्न की वजह है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने यूजीसी के नए कानून पर रोक लगा दी और साफ कह दिया कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। यूजीसी पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया तो सियासतदानों के सुर बदल गए। कल तक यूजीसी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, वो भी फैसले का स्वागत करने लगे। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। फैसला इंसाफ से भरा हो, ना SC ST OBC का हक मारा जाए और ना ही बाकी जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ कुछ जाए।
तो सवर्ण समाज भी इसे अपनी बड़ी जीत और संविधान का राज बता रहा है। सरकार ऐसा न समझे कि लड़ाई समाप्त हुई है या हमारा पुरुषार्थ समाप्त हुआ है या हमारा पुरुषार्थ मरा है, ऐसा नहीं है। अगर बढ़ोगे तो फिर हम लड़ेंगे। जिस जोश से यूजीसी का हमने विरोध किया था उसी जोश से हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। यहाँ पे मैं उनसे और निवेदन करता हूँ, जो स्टे लगाया गया इसको प्रॉपर तरीके से रद्द किया जाए। संघर्ष का ऐलान है कि अब नहीं सहेंगे। जब बच्चों तक बात आ गई तो जब पशु पक्षी लड़ते हैं तो हम अभी घर में बैठने वाले लोग नहीं है, सबको देख लेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन होंगे। देखिए, होली मार्च में होनी है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जो विरोध कर रहे थे वो होली मनाने लगे। शिक्षा के लिए बने जिस नए नियम का सवर्ण समाज विरोध कर रहा था और सामान्य वर्ग के लिए जिसे अत्याचार वाला कानून बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उस नए नियम पर रोक लगा दी और साफ कह दिया कि यूजीसी के नए नियम साफ नहीं है, इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को बाकायदा नोटिस जारी किया और नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दिए। फैसला आते ही सवर्ण समाज के लोग खुशी से झूम उठे, कहीं गुलाल उड़ाने लगे, कहीं मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाने लगे। कोर्ट ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया जिनमें आरोप है कि नए नियम सवर्णों के साथ भेदभाव करते हैं। याचिका में नए यूजीसी नियम को रद्द करने की मांग की गई थी। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियम जारी किए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई और फिर कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी और कहा यूजीसी के 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे क्योंकि जाति संबंधी नए नियम और भाषा स्पष्ट नहीं है। सरकार नया ड्राफ्ट बनाए, फिर 19 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 19 मार्च को। लेकिन सुनिए जरा नियमों पर रोक के बाद लोग क्या कह रहे हैं। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद अदा कर रहे हैं। यूजीसी के इस काले नियम को लतार लगाया है। यूजीसी को स्टे किया गया, इसको रद्द कराना चाहिए। ऐसा कानून इस देश में नहीं चलना चाहिए जो जात पात को अलग करे। हम आज एक हिंदू भाई हैं, या कोई जात पात नहीं है, इतने चेहरे हैं। आप बता दिए कौन सी जात का है। हमें विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जाति में बांटने का प्रयास कानून था, लेकिन 19 के बाद अगर फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब तक हमारा मुख्य मांग है कि यूजीसी एक्ट पूरी तरीके से रद्द हो। हमारे दोस्त खाना खा रहे, हमने कभी ये नहीं पूछा कि तू किस जात का है, मैं किस जात का हूँ। विनम्र निवेदन है कि इन जैसे एक्ट को ना लाए, हमें बांटे मत। संसद भवन से लागू हुआ है, संसद में इसको जब तक विड्रॉल नहीं किया जाएगा हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है। आपको लगता है कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है, एक संस्था लड़ रही है? सभी समाज के व्यक्ति लड़ रहे हैं। स्वर्ण समाज का हर एक संस्था लड़ रही है। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर एक वो व्यक्ति लड़ रहा है जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। सवर्ण बिरादरी से आप कितनी नफरत हो गई है? क्या आप उनको सीधे हाशिए पर रख के उनके ऊपर ऐसा कुठाराघात करने के लिए उतारू हो गए हैं? तो मैं कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय आया है, ये संपूर्ण समाज जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपनी बाहें फैला करके स्वागत कर रहे हैं। तो जब ये कानून आया तब पहले भी नहीं है और अभी भी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि छात्र जो है उसकी कोई जात, मजहब और कोई कौम होती नहीं है। छात्र जो एकजुटता का प्रतीक है, तो एकजुट है तो हम लोग जो है मजबूत पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं। आगे जो सुनवाई है 19 मार्च को, हम लोग को उस पे ज्यादा फोकस करना है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में भेदभाव है, अगर आ जाएंगे ये ऐसे कानून तो कॉलेज विश्वविद्यालय में भेदभाव हो जाएगा। जब भी वंचित वर्ग को उसके अधिकारों के प्रति सचेत किया जाता है या उसे उसके अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तब एक वर्ग है जो उठ खड़ा होता है, उसे लगता है कि उसके विशेषाधिकार जा रहे हैं। इसीलिए इस फैसले को ये लोग नकार रहे हैं, इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं, उनसे मिलवाता हूं वो जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने सबसे पहले यूजीसी पर इस्तीफा दिया था। इस नियम पर रोक के बाद देखिए उनकी तस्वीर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किए जाने लगा। उनकी जो शहादत थी वो काम आ गई, साथियों को लगने लगा। की आवाज बनकर खड़ा हूं, पूरे राष्ट्र की आवाज बनकर खड़ा हूं। जब तक ये इस तरीके से जो काले कानून पास करते रहेंगे, मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा, पूरे राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। अब देखिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बड़ा दिलचस्प ये है, कल तक कुछ सियासतदान यूजीसी नियमों को सही ठहरा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट पर के रोक के बाद यही सियासतदान उन नियमों को गलत भी बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं, हमारा मानना है कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता। अदालत ने भी कहा है कानून की भाषा भी साफ हो और भाव भी।
बात सिर्फ नियम की नहीं है, नियत की भी होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय हो। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, यूजीसी के नए नियम समाज को बांटने वाले लगते हैं। एक समुदाय को शोषित और दूसरे को पीड़ित माना जा रहा है, जबकि कमेटी में शोषित समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह कानून किसने बनाया है, लेकिन इससे समाज में तनाव पैदा हो रहा है। कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद कह रहे हैं, सरकार का तुगलकी फरमान किसी कीमत पर नहीं चलेगा। यूजीसी के नए नियम संविधान के खिलाफ और गलत थे। जैसे एसआईआर पर सरकार मनमाना रवैया अपना रही है, वैसे ही यूजीसी में कर रही थी। अच्छा हुआ जो कोर्ट ने रोक दिया। कलराज मिश्र पूर्व राज्यपाल कह रहे हैं, यूजीसी के नए नियम न्याय और समानता के खिलाफ है। संविधान का हनन करने वाले ऐसे नियम वापस लेने चाहिए। सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, सरकार और शिक्षा मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी समुदाय या किसी भी छात्र से भेदभाव नहीं होगी। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, कांग्रेस सांसद, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कहीं आग लगी है तो आप उसे बुझाएं, लेकिन बीजेपी वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष कराती है और यूजीसी के नए नियम लाकर इनकी यही कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा को पहचाना और उस पर स्टे लगा दिया है। मायावती कह रही है, यूजीसी के नए नियम से सामाजिक तनाव पैदा हो रहा था। सरकार को सभी पक्षों को पहले भरोसे में लेना चाहिए था और समन्वयों को कमेटी में रख लेते तो ऐसा बवाल ही ना होता। सुनिए जरा, अब सियासतदानों को कईयों ने अपने सुर बदल लिए। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। ये बिल एक तरफा है और एक समाज को शोषित मान लिया गया है और एक समाज को पीड़ित मान लिया गया है। और मैंने एक बात कही कि ऑफिस में बैठ करके आप निर्णय न लें। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। नहीं, न्यायपालिका में सबको अधिकार है जाने का, न्याय पाने का, सबको अपनी बात रखने का, और उस पर विचार विमर्श करती है और न्यायपालिका अपने हिसाब से निर्णय। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत अच्छा काम हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हमारे मूल्यों में है, आदर्श में है, लेकिन सरकार क्यों मौन है, चुप है? यह मुद्दा स्वर्ण का और गैर स्वर्ण का नहीं था। यह मुद्दा था जनरल जो दबंग, चाहे वो पप्पू यादव हो, पप्पू कुर्मी हो, पप्पू कुशवाहा हो। तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना। कानून बनता है, अगर कानून संशोधन होते हैं ना, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत है ना, अदालत ने फैसला दिया। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। आइए अब आपको लिए चलता हूं सुप्रीम कोर्ट। यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। देश के सबसे बड़ी अदालत में बड़े बड़े वकील मौजूद थे। देखिए जरा क्या हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत वाली बेंच ने यूजीसी मामले की सुनवाई की, यानी सीजेआई खुद इस बेंच में थे। बेंच में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जे बागची भी थे बेंच में। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन थे और जबकि याचिका के खिलाफ वकील इंदिरा जयसिंह दलील रख रही थी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कोर्ट में, हम यूजीसी की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। नए नियम में यह संकीर्ण और असंवैधानिक है। माना गया है कि भेदभाव सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ होता है। यह बस धारणा है कि सामान्य वर्ग के छात्र के भेदभाव करते हैं, यह धारणा है। नए नियम का कोई तार्किक संबंध नहीं है। सीजेआई ने कहा, हम केवल संवैधानिकता और वैधता की शुरुआती जांच कर रहे हैं।
विष्णुशंकर जैन ने कहा संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, फिर जाति आधारित किसी नियम जैसे 3C को हटाया जाए क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। सीजेआई ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी छात्र ने अपमानजनक भाषा इस्तेमाल की तो इस प्रावधान में क्या उसका कोई उपाय है? आजादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से निकल नहीं पाया है। हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? वकील इंदिरा जयसिंह खड़ी हुई, उन्होंने कहा सवाल जाति या जनजाति पर केवल व्याख्या का है। जस्टिस बागची ने कहा भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूलों में छात्र ना पहुंच जाएं, जहां अश्वेत और श्वेत अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। रेगुलेशंस में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि यह कैंपस में एक बहुत बड़ी समस्या है? दूसरे वकील थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा इस पूरे नियम को रद्द किया जाना चाहिए। हम बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव देते हैं। यूजीसी के नए नियम साफ नहीं हैं और सीजेआई ने कहा और दुरुपयोग का अंदेशा रखते हैं ये नियम। सरकार और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब दाखिल करे कहा है, तब तक 2026 के ये नियम स्थगित रहेंगे और 2012 वाले पुराने नियम जारी रहेंगे। नए ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी गठित की जानी चाहिए जिसमें 2-3 ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो सामाजिक मूल्य और समस्याएं समझते हों। यह हुआ कोर्ट में। अब सुनिए जरा याचिकाकर्ता वकील क्या कह रहे हैं। अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए है, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप अलग उससे अलग। इस पे तत्कालिक अंतरिम रोक लगा दी गई है और तब तक एक तिथि तय की गई है और पुराने नियम को ही तब तक अप करने की बात हुई है। ये हम लोगों की जीत है। हालांकि यह जीत तब तक पूरी नहीं है जब तक पूरी तरह से बिडाल नहीं होगा। प्रारंभिक जीत है, इसके लिए हम लोगों में हर्ष है और लड़ाई रंगला रही है। क्रॉस ऑफ द इंडिया हम लोगों ने आंदोलन करा है और ये सभी की जीत है। अब देखिए जरा कोर्ट में आखिर ये केस लड़ कौन रहा था। ये दो बड़े वकील विष्णुशंकर जैन और इंदिरा जयसिंह। विष्णुशंकर जैन को आपने बहुत से टीवी डिबेट्स में देखा होगा, वो नियमों के खिलाफ कोर्ट में थे। वकील विष्णुशंकर जैन एक बार फिर सुर्खियों में है। सवर्ण उन्हें यूजीसी के नए नियमों पर रोक का सूत्रधार बता रहे हैं क्योंकि विष्णु जैन ने ही कोर्ट में नियम रोकने की कड़ी दलीलें रखी हैं। और विष्णु जैन के पिता हरिशंकर जैन भी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं और पिता पुत्र की जोड़ी हिंदू पक्ष के 100 से ज्यादा केस की पैरवी कर चुकी है। कहते हैं विष्णु जैन ने हिंदुओं को उनके अधिकार दिलाने और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया है। 30 हिंदू और जैन मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें आक्रमणकारियों ने तोड़ा है। बताया जाता है कि एक केस की फीस वैसे वो 12 से 15 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन दावा है कि मंदिरों से जुड़े मामलों में वो कोई फीस नहीं लेते। वैसे विष्णुशंकर जैन ने वकालत 16 साल पहले शुरू की थी। पुणे के लॉ कॉलेज से डिग्री लेने के बाद वो पिता के साथ प्रैक्टिस करने लगे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा पास की और उसी साल पिता के साथ अयोध्या जन्मभूमि केस में दलीलें रखी। लेकिन पहली बार चर्चा में आए ज्ञानव्यापी में शिवलिंग का दावा पेश किया और संभल की जामा मस्जिद में भी हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। फिर सर्वे टीम के साथ जब वो मस्जिद जा रहे थे तभी हिंसक झड़प हुई और बाद में खुलासा हुआ कि संभल में विष्णु जैन को मारने की भी साजिश थी। विष्णु जैन ही कोर्ट में दलीलें रख रहे थे। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। अब देखिए सवाल यह है कि 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 19 मार्च तक नियमों पर रोक है, लेकिन पूरे देश में इस पर बड़ा बवाल और प्रदर्शन हो चुका है नियमों को लेकर। यूजीसी के नए नियम आखिर क्या हैं और उस पर बवाल क्यों हो रहा है, तो आपको बताऊं यूजीसी के नियम जाति आधारित भेदभाव की नई परिभाषा यूजीसी ने तय की। पहले ऐसे भेदभाव की शिकायत SC ST कर सकते थे, अब पीड़ितों की कैटेगरी में ओबीसी को और जोड़ दिया गया था। इस पर विरोध यह था सामान्य वर्ग को पीड़ित नहीं बस आरोपी ही माना जा सकता है, यानी SC ST OBC पीड़ित हो सकते हैं लेकिन सामान्य वर्ग
आरोपी ही होगा। उसके खिलाफ शिकायत करने वालों का दायरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया। छोटी छोटी बातों पर कोई भी सवर्णों को निशाना बना सकता है। सवर्णों के साथ कोई भेदभाव होगा तो वो आखिर क्या करेंगे, सवाल यह है। नियम में है कि झूठी शिकायत पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। झूठी शिकायत पर पहले जुर्माना या सस्पेंड करने का नियम था, लेकिन कोई सजा न होने से झूठी शिकायत की आशंका बढ़ गई। सवर्णों को लगता है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा सकता है। झूठी शिकायत कर उनकी पढ़ाई को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि झूठी शिकायत करने वालों पर कोई नकेल नहीं होगी। नियम में यह था कि हर संस्थान में समानता समिति बनाया जाना जरूरी होगा और इस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्य जरूरी हैं, लेकिन सामान्य वर्ग का सदस्य हो ना हो चलेगा। हो सकता है, विरोध में लोगों ने कहा, हो सकता है कि समिति में कोई भी सवर्ण ना हो। ऐसे में शिकायत पर फैसला एक तरफा हो सकता है। सवर्णों को जानबूझकर दोषी ठहराया जा सकता है। नियम में था समानता समिति को पुलिस जैसा अधिकार होगा। शिकायत पर यह 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई ना होने पर यूजीसी मान्यता तक रद्द कर सकती है। विरोध हुआ कि संस्थानों में ऐसी समिति की सिफारिश थी, बाध्यता नहीं। 24 घंटे में कार्रवाई के दबाव में गलत फैसले होने लगेंगे। बिना पूरी जांच पड़ताल के समिति किसी को भी दोषी बना सकती है। संस्थान आर्थिक मदद या मान्यता के डर से फैसले ले सकती है। यह था इन बातों का विरोध। अब बड़ा बुनियादी सवाल कि आखिर नियमों में क्या होना चाहिए, सुधार कैसे होने चाहिए, यूजीसी को क्या करना चाहिए। उच्च शिक्षा में सुधार की जरूरत हर कोई महसूस कर रहा है, यह सच है। सवर्णों का आरोप है कि सुधार के नाम पर बेतुके बदलाव ना हो। कोई भी नियम बनाते समय संविधान और समाज का ख्याल रखा जाए। जैसे संविधान सभी की समानता यानी बराबरी की बात करता है, तो फिर उच्च शिक्षा में यूजीसी ऐसे भेदभाव वाले नियम क्यों बना रहा है, जबकि शिक्षा का असली मतलब ही भेदभाव मिटाकर आगे बढ़ना है। सामान्य वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं कि नियम सबके लिए एक जैसे हो। जातिगत भेदभाव तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी इसके लिए पीड़ित हो सकता है, तो फिर सबको शिकायत करने जैसा अधिकार मिले। नए नियम में झूठी शिकायत पर सजा या जुर्माने का प्रावधान नहीं है। नए नियम से समाज में भेदभाव का दायरा और बढ़ सकता है। हर नियम कानून के दायरे होते हैं, तो झूठी शिकायत पर कड़ा प्रावधान जरूरी है, ताकि बिना तथ्य के कोई बेवजह दूसरे छात्रों को निशाना न बना सके। जिस समिति का नाम समानता है, उसमें सबकी बराबरी की बात नहीं है। उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की तरह सवर्णों का जिक्र क्यों नहीं है? अगर वो समानता समिति है, तो फिर वर्गों को बराबरी का हक भी मिलना चाहिए। यह है सुधार की दलीलें और गुंजाइश। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वकील। बेसिकली मांग की थी कि सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा था। आज हमारी बात को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं हैं, आप इसे और विद्वानों से, अदर एकेडमी से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं उनको करें। भी ये आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल्ड में और सही तरीके से कह पाएंगे। ये सूर्य भगवान का वंश है, इसमें जितने भी नकारात्मक तत्व हैं ये सब डिस्ट्रॉय होंगे, सब इनका प्राकटीकरण होगा और जनता इनसे बदला लेगी। फिर अभी जितने भी देश के जो अभी लोकसभा और जितने विधानसभा और जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि जिन्होंने इस बिल को नहीं पढ़ा, जिन्होंने इसको नहीं समझा, मैं उनसे अनुरोध है वो सब सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करें। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से। कल एक दर्दनाक हादसा हुआ और आज अंतिम विदाई। अजित दादा को अंतिम विदाई दी गई। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। ये वो तस्वीर है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब आपको लिए चलता हूं बारामती, जहां अंतिम संस्कार होना था। यह तस्वीर देखिए जरा। उनका पार्थिव शरीर जब उस जगह पहुंचा जहां अंतिम संस्कार होना था, ये सैकड़ों गाड़ियां साथ चल रही थी जब अंतिम यात्रा निकल रही थी। दूसरी तरफ देखिए जरा, सैकड़ों बाइक्स हैं। अब देखिए जहां अंतिम संस्कार हुआ, ये ड्रोन तस्वीर देखिए जरा। कदम रखने की जगह नहीं थी। अजित पवार इतने लोकप्रिय थे अपने क्षेत्र में।
आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर मानो पूरा बारामती पहुंच गया था। आसपास के शहरों से और गांव से भी लोग पहुंच गए थे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। 21 पोलीस जवानांसह जनरल सॅल्यूट करण्यासाठी आपल्या सहकार्याला अखेरचा निरोप देत आहे। देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुष्प चक्र अर्पित किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय मंत्री जयकुमार जी गोरे, रितेश देशमुख भी पहुंचे थे। दूसरी तरफ देखिए जरा, चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले, बेहद भावुक पल उनके लिए। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि अजित पवार को जब अंतिम संस्कार हुआ, उनके सुपुत्र ने मुखाग्नि दी। सगळ्यांना नम्र विनंती आहे, त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण त्यामुळे पुढे येण्याचा प्रयत्न करू नका। ज्यादा गुस्सेले ऐसे दिखते थे पर वैसे नहीं थे। उनके पास छोटा बच्चा जाएगा ना तो भी वो काम झटके-पट करेंगे। अभी हमारा जो भगवान चला गया, हमारी वेता किसके पास मानने का ये समझ नहीं आ रहा है। एक शॉकिंग है सबके लिए, धक्कादायक है। एक सच्चा और खरा नेता गया है हमारा, यानी खाली खाली महसूस कर रहे हैं सब। अब उनकी जगह कोई भर के लेगा या नहीं लेगा ये पता नहीं है। मैं भगवान समझता हूँ दादा, मैं 30 सालों से पहचानता हूँ दादा से, और कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, कभी हमको गुस्से से बात किया नहीं, और दादा ही हमारे लिए भगवान। उन्होंने आपको बात करते करते, हाँ, वो हर एक कार्यक्रम में हम दादा का प्रचार करते थे, दादा की आवाज निकलते थे। वो हमारे घर का ही सदस्य थे। मैं 10 साल से उनको पहचानता हूँ और हमारी उनकी मुलाकात 2-3 महीने में होती रहती थी। नेता तो ऐसा नहीं ना, बहुत जबरदस्त नेता, पावरफुल नेता थे। ये महाराष्ट्र की शान थी। आज भी बारामती का नाम आता है तो पहले दादा का नाम आता है। जो बारामती का जो विकास दादा ने किया है, डेवलपमेंट, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। आज ये हमारे लिए यहाँ पर अंधेरा छा गया पूरा बारामती पे। अब देखिए जरा अजित पवार का लगाव और जुड़ाव किस कदर था। उनके सुपुत्र, उनके बेटे जय पवार जब निकले तो जो लोग अजित पवार के साथ काम कर रहे थे, 2 कर्मचारी, उन्हें वो लिपट कर रो पड़े। अब सवाल एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। यह तस्वीर अजित पवार के साथ जो बॉडीगार्ड थे, उनका पार्थिव शरीर पहुंचा दिलीप यादव और उनका अंतिम संस्कार हुआ।
दिलीप यादव लंबे वक्त तक अजित पवार के साथ रहे, उस दिन भी फ्लाइट में उनके साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी अजित पवार के साथ थी। पिंकी माली भी इस प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई। वो पायलट जो प्लेन को चला रहे थे, पायलट सुमित, उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। अब बड़ी बात यह है कि जांच आगे बढ़ रही है, प्लेन क्रैश कैसे हुआ। प्लेन का जो सीसीटीवी आया वो अगर देखिए कि प्लेन सीधे नहीं जा रहा है, प्लेन ऐसे खड़ा हो गया है और खड़ा होने के बाद प्लेन क्रैश हो रहा है। देखिए प्लेन पहले सीधे और पूरा प्लेन घूम जाता है, ये देख रहे हैं आप, पूरा प्लेन घूमने के बाद फिर जाकर गिर रहा है। सवाल यह है कि आपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश देखा होगा, जो सीधा प्लेन जाकर गिरता है। ये प्लेन लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे पायलट, अचानक प्लेन सीधा जाने के बजाय ऐसे खड़ा हो गया और उसके बाद गिरा है। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, प्लेन गिरने के बाद की तस्वीर सामने आई कि आग का गोला बन गया और बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद मौके पर आज डीजीसीए की टीम पहुंची थी जांच करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबूत फॉरेंसिक टीम जुटा चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर प्लेन क्रैश हुआ कैसे, आखिर क्या हुआ जो प्लेन की हालत ये हो गई, प्लेन खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद प्लेन ऐसे गिर गया। आपको बताऊं कि अजित पवार के विमान क्रैश के बाद सीसीटीवी से खुलासा हुआ, सीसीटीवी में दिखा विमान पर पायलट का कंट्रोल नहीं, विमान अचानक टेढ़ा हुआ, तेज रफ्तार के साथ जमीन की तरफ बढ़ा। वीडियो में दिख रहा है कि विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, जमीन से टकराते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। क्रैश से पहले विमान हवा में एक तरफ झुकते हुए टेढ़ा हुआ। सवाल यह है कि क्या विमान का संतुलन बिगड़ गया था या फिर विमान में कोई तकनीकी खराबी आई थी। पायलट ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा था। पायलट को विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर होने की जानकारी दी गई। पायलट ने रनवे 11 पर उतरने की आखिरी रिपोर्ट दी, लेकिन बताया कि रनवे नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद विमान लैंड करने के बजाय हवा में चक्कर लगाने लगा और विमान को सुबह 8:43 के वक्त रनवे 11 पर लैंड करने की अनुमति दी गई, लेकिन विमान की तरफ से लैंडिंग क्लियरेंस का जवाब नहीं दिया गया। सुबह 8:46 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रनवे के पास आग की लपटें देखी और विमान रनवे से 50 मीटर दूर बाईं तरफ पाया गया। विमान के कॉकपिट से आए अंतिम शब्द भी सुनाई दिए। महिला कैप्टन के आखिरी शब्द थे, ओ नहीं। कोई मेडे कॉल नहीं आई, यानी इमरजेंसी में मदद नहीं मांगी गई थी। गंभीर आपात स्थिति में पायलट मेडे कॉल देकर मदद मांगता है, लेकिन अजित पवार के पायलट ने कोई मदद नहीं मांगी। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने पोजीशन आंकने में क्या गलती की, खराब विजिबिलिटी के कारण विमान को पुणे डाइवर्ट करने का विकल्प था, लेकिन पायलट ने दूसरी लैंडिंग की कोशिश की। पायलट ने विमान की स्पीड और पोजीशनिंग सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो समय पर नहीं हो सका और विमान क्रैश हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एआईबी कर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर एविएशन एक्सपर्ट्स। पायलटिंग कमांड को ही डिसीजन लेना होता है कहीं ना कहीं लैंडिंग के टाइम पे, क्योंकि विजिबिलिटी तो वेराई होती रहती है। आप सपोज आपको जो 1 घंटे पहले, दूसरा वहां का प्रॉपर वेदर रडार सिस्टम तो होता नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है, कुछ है नहीं, वेदर रडार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां पे भी देन पायलट इन कमांड का पिवट रोल हो जाता है कि भाई आप जो आपका नियर बाय एयरपोर्ट है उसकी विजिबिलिटी ले लो, फिर वहां का लोकल वेदर ले लो जो आपको दूसरे सोर्सेज से मिलता है। अब भाई आपको बताऊं बड़ी चीज ये कि पायलट को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पायलट सुमित कपूर थे। सुमित कपूर साहब के पास लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी था विमान चलाने का, लेकिन उन पर कुछ पुराने आरोप भी लगे।
आइए आपको बताऊं कि आखिर अजित पवार के पायलट सुमित कपूर पर कई आरोप पहले लगे। पायलट सुमित कपूर का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। कैप्टन सुमित के पास 15,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था, मतलब अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आसमान में बिताया है। लेकिन पायलट के पुराने रिकॉर्ड ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विमान उड़ाने के दौरान वो 2 बार शराब के टेस्ट में पॉजिटिव मिले। एविएशन नियम उड़ान के दौरान 1 बूंद शराब भी मौत का वारंट है। कैप्टन सुमित कपूर के रिकॉर्ड में 2 बार ऐसी घटना हुई। 2010-2017 में सुमित ने विमान उड़ाने से पहले शराब पी थी। 2010 में फ्लाइट उड़ाने से पहले वो शराब पॉजिटिव पाए गए थे। इस वजह से कैप्टन सुमित कपूर 3 साल तक सस्पेंड भी रहे थे। 2017 में वो फिर शराब के नशे में ड्यूटी पर पहुंचे और पकड़े गए। ऑपरेटर वीएसआर वेंचर्स पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे पायलट को वीवीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे दी गई? डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी कैसे मिली? क्या ऑपरेटर ने पायलट के पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में नहीं रखा? इस मामले में अब वीएसआर वेंचर्स से भी पूछताछ हो सकती है। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी रवीश रंजन खुद एक कॉकपिट में पहुंचे विमान के, और उनकी रिपोर्ट देखिए इस पर। इस वक्त एक कॉकपिट में मौजूद हैं और बिल्कुल वही सिचुएशन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि आखिर जब रनवे में विमान उतरने लगा तो कैसे हादसा हुआ। सर, एक वीडियो भी आया जिसमें अगर हम फ्लाइट की बात करें तो वो विमान बिल्कुल ऐसे जाता है जी, और फिर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जी। तो इसको आप क्या कहेंगे? अगर हम कॉकपिट के जरिए समझने की कोशिश करें तो जब लैंडिंग होती है तो किस तरीके का विमान का शेप होता है, कैसे वो लैंड करता है? जी, बेसिकली आपको इसके लिए पहले हमें बारामती का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा कि बारामती एक एयरपोर्ट है जहाँ पे सिर्फ एक कंट्रोल टावर है, रनवे बहुत छोटा है और किसी भी तरह की वहाँ पे नेविगेशनल एड नहीं है। कोई अप्रोच करने के लिए, लैंड करने के लिए कोई आईएलएस अप्रोच नहीं है। बेसिकली अगर हम देखें कि ये रनवे है, एयरक्राफ्ट आया रनवे पे लैंड करने के लिए, उसको रनवे नहीं दिखाई दिया या गलत जगह पे था जहाँ पे उसका अनुमान था, तो पहली बार में इसने गो अराउंड किया, मिस्ड अप्रोच किया। फिर दोबारा ये घूम करके वापस इसने अप्रोच बनाई। दूसरी बार भी इसको संभवतः रनवे नहीं नजर आया। लास्ट मोमेंट पे इसको अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में रनवे नजर आया, तो इन्होंने एक शार्प बैंक दे करके उसको लैंडिंग करने की कोशिश किया और उसी प्रयास में ये एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसा संभावित है। आपने सुना एक्सपर्ट क्या कहते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि ब्लैक बॉक्स सच बताएगा? तो ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिसका इंतजार था। बताया जा रहा है कि प्लेन के बहुत से हिस्से मिले हैं और दावा है ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स ही सच बताएगा। कल मैंने आपको बताया था ब्लैक बॉक्स होता क्या है। अजित पवार के क्रैश विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। घटना स्थल से प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया और हादसे की जांच के लिए इसका मिलना बेहद जरूरी होता है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, साथ ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। यह पायलट को क्रू मेंबर्स की बातचीत रिकॉर्ड करता है और लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ऊंची चर्चाएं भी रिकॉर्ड करता है, जो उस दौरान हुई चर्चाएं। पायलट के निर्णय, चेतावनियां और बाकी संवाद सुरक्षित रहते हैं। क्रैश से पहले पायलट ने क्या निर्णय लिया, इसका पता चलता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तकनीकी डेटा रिकॉर्ड करता है, विमान की गति, ऊंचाई, इंजन के प्रदर्शन की जानकारी बताता है और इसकी जांच से हादसे की असली वजह सामने आ सकेगी। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का एक छोटा बॉक्स होता है जिसमें विमान का डेटा सुरक्षित रहता है और किसी भी हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि सुरक्षित रह सके। विस्फोट, टक्कर, भीषण आग, पानी में भी यह सुरक्षित रहता है और इस तरह का दिखता है ब्लैक बॉक्स। सुनिए जरा, आइए अब आपको बताऊं, उससे पहले तस्वीरें दिखाता हूं कि अब सवाल यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स में आखिरी वक्त में क्या हुआ? अगर पायलट ने उस बात की जानकारी दी है कि वो किस स्थिति में है तो वो सब ब्लैक बॉक्स में होगा। लेकिन अब एनसीपी कौन संभालेगा और अजित पवार डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम कौन हो गए? तस्वीर आ जाई। एनसीपी के दूसरे बड़े नेता मौजूद थे जिसमें प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल थे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब अजित पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे,
इन तस्वीरों से आपको अंदाजा होगा न सिर्फ उनके नेता बल्कि समर्थक भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। अब देखिए जरा, अजित पवार के बाद एनसीपी डिप्टी सीएम पद को लेकर अटकलें चल रही हैं। एनसीपी के कई नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती हैं। एनसीपी नेता नरहरि झिरवाल ने इसकी मांग की है। एनसीपी के कुछ और नेता सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा की सांसद हैं। अजित की बारामती सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत कई नेता सुनेत्रा से मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल एनसीपी अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी के शरद गुट में विलय को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिलहाल इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अजित पवार खुद इसको लेकर शरद पवार से मिले थे। दावा यह है कि दोनों गुट के विलय को लेकर भी बातचीत हुई थी। विलय के बाद अजित पवार को एनसीपी की कमान मिल जाती, लेकिन अजित के निधन के बाद एनसीपी कौन संभालेगा, इस पर अब फिर दोनों गुट को फैसला करना होगा। सुनेत्रा ने बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा को चुनाव हराया था। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। अगर एनसीपी का जो गुट आज अजित पवार के पीछे है, उनमें से अगर कोई नेता बन सकता है तो उसमें एक दो नाम बड़े आते हैं। एक तो है प्रफुल्ल पटेल और दूसरे हैं छगन भुजबल। प्रफुल्ल पटेल क्योंकि देश की राजनीति में है, सांसद है, शायद वो ये रोल में आना पसंद न करें, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर राजनीतिक इसका पूरा इतिहास अगर देखा जाए तो यहाँ एक तो मराठा नेता चाहिए या तो फिर ओबीसी से चाहिए। अगर दोनों इकट्ठे आ गए, जो भी हम हाइपोथेटिकल बात करेंगे, तो जो इकट्ठे अगर आ गए तो सुप्रिया पवार दिल्ली में जाएगी, जो उसको इंटरेस्ट है उनका, और सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में अभी रहेगी फिलहाल। पवार फैमिली या वो पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी तय करेगी वो क्या करना है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा था, शंकराचार्य और योगी वाली लड़ाई। सनातन, शंकराचार्य और संग्राम। शंकराचार्य जो प्रयागराज में थे, कल शंकराचार्य प्रयागराज माघ मेले से निकल गए। लेकिन जाने से पहले शंकराचार्य एक ऐलान करके गए। वो कह रहे हैं मैं दुखी मन से जा रहा हूं। आज यहाँ से एक ऐसी दिक्कत और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। आज यहाँ से शंकराचार्य माघ मेला छोड़कर चले गए और उसके बाद वाराणसी पहुंचे। ये वाराणसी से उनकी आज की तस्वीरें सामने आई हैं। काशी के मठ में अभी मुक्तेश्वरानंद है। अब देखिए शंकराचार्य क्या कहकर गए हैं। उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई। हुआ क्या, काशी में केदार घाट पर अपने श्री विद्या मठ में शंकराचार्य पहुंच गए हैं। कल उन्होंने 18 दिनों पहले ही माघ मेला छोड़ दिया है। पिछले 11 दिनों से वो अपने शिविर के बाहर धरने पर थे। मेला छोड़ने से पहले उन्होंने कहा कि मन बहुत दुखी है, इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन नेता या पार्टी करेगी, वक्त बताएगा किसकी जीत हुई और किसकी हार। मेला छोड़ने से पहले उन्होंने प्रशासन के प्रस्ताव की चर्चा की, जिसमें कहा गया था कि जब भी स्नान के लिए जाना चाहेंगे तब आपको पालकी के साथ स्नान करने के लिए ले जाएंगे। प्रस्ताव में क्षमा के शब्द नहीं थे, इसलिए शंकराचार्य ने अस्वीकार कर दिया। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का प्रशासन से विवाद हुआ, फिर वो बिना स्नान किए लौटे और शिविर के बाहर धरने पर बैठे। इसके बाद उन्होंने वसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं किया। अब अभी मुक्तेश्वरानंद बाकी दोनों स्नान में भी शामिल नहीं होंगे। अब सुनिए जरा, यह मामला पहुंच गया है कोर्ट में इस मामले की जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट पहुंचा है विवाद। एक वकील ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर पिटीशन भेजी,
जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के हनन की बात है। पिटीशन में 18 जनवरी को हुई घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है। मेले के लिए तैनात अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की गई है और बटुकों से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर केस करने की भी मांग है। इसमें बटुकों की शिखा पकड़कर घसीटने को बच्चों से क्रूरता कहा गया है। याचिका में जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला भी दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि शंकराचार्य की नियुक्ति धार्मिक प्रक्रिया है और प्रशासन को शंकराचार्य की पदवी पर सवाल का अधिकार नहीं है। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। में ही कह करके हमको वंचित करने की, परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप इसको सिद्ध करिए, हमारे बारे में तो ये सिद्ध होता नहीं है, वो सिद्ध करें कि हमारा कौन सा काम राक्षसों जैसा है और चोला हमारा कैसे संतों का है। उन्होंने सिद्ध नहीं किया। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद। आइए आज एक और बड़ी खबर आई। एक साध्वी की संदिग्ध मौत हो गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, साध्वी की मौत और हजारों सवाल। दरअसल यह है साध्वी प्रेम बाईसा। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। साध्वी की मौत के बाद हंगामा मच गया। अब सवाल यह है कि साध्वी की मौत हुई कैसे। दरअसल साध्वी प्रेम बाईसा की पिछले दिनों कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें लोगों ने वायरल की थी। वो आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल होने के बाद साध्वी की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई। और मौत के बाद आपको बताऊं, मौत के 4 घंटे बाद साध्वी के सोशल मीडिया से यह पोस्ट किया गया। अब सवाल यह है कि साध्वी की मौत के बाद उनके प्रोफाइल से, उनके सोशल मीडिया से कौन पोस्ट कर रहा था। दूसरी तरफ साध्वी के परिवार में मातम पसरा है। उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। नॉर्मल बुखार में 5 मिनट से उसकी जान ले ली। अंतिम समय में कहा पापा जीते जी तो तू कुछ कर दी पाया, मुझे दिखाई नहीं लगेगा। अब देखिए साध्वी की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। ये साध्वी है, राजस्थान की साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बुधवार की शाम प्रेम बाईसा को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सवाल उठ रहा है कि उन्हें आश्रम से अस्पताल लाने में आखिर देरी क्यों हुई। मामला तब और उलझा जब मौत के बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया। साध्वी के इंस्टा अकाउंट से पोस्ट उनकी मौत के करीब 4 घंटे बाद आया। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में उनके जीवन का आखिरी दिन होने का जिक्र है। पोस्ट में लिखा गया है कि उन्हें जीते जी इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मौत के बाद उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। साथ ही संत महात्माओं से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई गई। इंस्टाग्राम पोस्ट में अग्नि परीक्षा जैसी बातों की चर्चा है। परिवार वालों के मुताबिक साध्वी को 1 दिन पहले सुबह बुखार था। आश्रम में एक मेडिकल स्टाफ को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया गया, जिसके बाद साध्वी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो काफी चर्चा में रहा था। साध्वी के अनुसार इस वीडियो में वो अपने पिता के साथ गले मिल रही थीं, लेकिन उस वीडियो को अश्लील बताकर प्रचारित किया गया था। सुनिए जरा पिता क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। न्याय से उनको अब तो न्याय मिल जाए भगवान, ये पूछिए सकता हूँ, अब तो न्याय मिल जाए। मेरे पूछिए सकता हूँ, अब तो न्याय मिला दो। हर इंसान के आग जिसको गरीब है, सबके अंदर भगवान ही है, तो सेव करे। आपने जो उचित लगे वो करवा दे, उनको न्याय दिला दे। कोई भी ऐसा जो साक्ष्य है, एविडेंस है, अगर कोई है तो वो डिस्टॉर्ट नहीं हो जाए, इसलिए तुरंत जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसे इंटैक्ट रखाया गया था। हमारे सीपी साहब के निर्देशन में सारी सीपी साहब, डीसीपी साहब और तमाम जो उच्च अधिकारी और हमारी। अब देखिए जरा साध्वी प्रेम बाईसा थी कौन। संत समाज में एक जाना पहचाना नाम थी। वो एक बाल साध्वी के रूप में भी जानी जाती थी। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में काफी मशहूर थी। कथा वाचन और भजन गायन किया करती थी। अपना पूरा जीवन भक्ति सेवा को समर्पित कर दिया। बाड़मेर और जोधपुर में भक्तों की बड़ी तादाद है उनकी। साध्वी का परिवार राजस्थान के बाड़मेर जिले का है। उनके गुरु स्वयं उनके पिता वीरमनाथ थे और वीरमनाथ धार्मिक जगत में प्रतिष्ठित नाम थे।
वीडियो विवाद में फंसने के बाद साध्वी चर्चा में आई थी। जुलाई 2025 में वीडियो वायरल होने पर चरित्र पर सवाल उठे। संत समाज की ओर से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। निर्दोष साबित करने के लिए बड़े संतों को साध्वी ने चिट्ठी भी लिखी। शंकराचार्य को पत्र लिखकर अग्नि परीक्षा देने की भी गुहार लगाई। साध्वी ने कहा कि वीडियो वायरल करने से पहले उनसे पैसे मांगे गए थे। सुनिए जरा, जब वीडियो उनका वायरल हुआ, उस वीडियो के बाद जब वो जिंदा थी तो साध्वी ने क्या कहा था, सुनिए। मेरा एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी असलियत कुछ और है और उस असलियत को छुपा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे बदनाम करने की नीयत से उस वीडियो के लास्ट के पोल्स को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जिस समय मैं आश्रम में अकेली थी तो उस समय योजनाबद्ध तरीके से मुझे बदनाम करने की नीयत से इन लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया और आश्रम परिसर में बने हुए पौधे थे, उन पौधों को खेड़ा और खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़े, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। तब मैंने उन लोगों का विरोध किया तो उन लोगों ने पूर्व की गई घटनाओं को छुपाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मेरा वीडियो बनाया। और आइए अब एक और बड़ी खबर। सोना और चांदी जिस तेजी से बढ़ रहा है, सभी परेशान, रुकेगा या नहीं रुकेगा जाकर ये चमक और ये दमक। आइए आपको सबसे पहले बताऊं कि दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आपके सामने आ गया सोने और चांदी दोनों की चमक। अब देखिए जरा, 25 जनवरी को सोना 10 ग्राम था 1,39,440, 26 को 1,57,000 पार, उसके बाद 27 को गिरा है 1,56,000 पर आया। 28 जनवरी को देखिए फिर 1,60,000 पर आ गया सोना और 29 जनवरी को 1,73,200 नोएडा की कीमत है। चांदी की कीमत देखिए जरा, चांदी की कीमत है 25 तारीख को 1 किलो चांदी की कीमत 3,65,000, 26 जनवरी को 3,75,000, 27 जनवरी को 3,87,000, 28 जनवरी को 4 लाख और 29 जनवरी को 4,25,000। देखिए जरा साल के हिसाब से कितनी तेजी से बढ़ा है ये आपके सामने भाव आ गए। सोने के भाव 2022 में 50,000 भाव चढ़े, 2023 में 60,000 भाव बढ़े, 24 में 70,000, 25 में 80,000 बढ़ गए और 26 में 1,76,000 दाम बढ़ गए अब तक प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। सोचिए ये चौंकाने वाले हैं। अब आपको बताऊं, जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, जो निवेशक है वो समझ नहीं पा रहा है निवेश करना है, जो खरीदार है वो समझ नहीं पा रहा है कि खरीदना है या नहीं। सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 11,486 रुपए बढ़ गए। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,76,121 रुपए पर पहुंच गया। दिलचस्प है कि 3 दिन में सोना 21,811 रुपए महंगा हो गया और वहीं आज 1 किलो चांदी की कीमत सोचिए 27,666 रुपए की बढ़ोतरी हुई और चांदी की कीमत 3,85,933 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। सोचिए सिर्फ 3 दिन में चांदी की कीमत 68,228 रुपए महंगी हो गई 3 दिन में। इस साल सिर्फ 29 दिन में चांदी 1,55,000 रुपए प्रति किलो बढ़ गई और 29 दिनों में सोना 43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। अनुमान है कि सोना 1,90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, वहीं चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है महिलाएं और एक्सपर्ट्स। पिछले 13 महीनों में अगर दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक देखते हैं तो भारत में चांदी की कीमतों में लगभग 306% की वृद्धि और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो कीमत स्वर्ण आभूषण की दिसंबर 2024 में 7,000 रुपए प्रति ग्राम थी, वो आज बढ़कर के 15,000 रुपए प्रति ग्राम हो गई है। इस कदर इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर नीतिगत और आर्थिक विफलता को दर्शाता है। सोचना पड़ता है 3-4 बार ज्वेलरी लेने से पहले, जरूरी है तो ही लेना पड़ रहा है। अभी नहीं तो पहले हम पसंद आया ले लेते थे, अब सोचना पड़ता है कितने का है, कितना और बढ़ेगा या कम होगा। लास्ट ईयर लिया था हमने थोड़ी सी ज्वेलरी, तो वो मतलब ठीक ठाक रेट पे ली थी। अब इस ईयर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अब वेडिंग करनी है और एक बजट सोचा हुआ था वो उससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सीड हो चुका है सिर्फ ज्वेलरी शॉपिंग की वजह से। तो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गया है रेट और ज़रूरत की ही चीज़ ली जा रही है। वैसे नहीं शॉपिंग का कोई मतलब नहीं था, शॉपिंग का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ की ज़रूरत है तो ले रही हूँ, नहीं तो नहीं। बस मेन है ज़रूरत। कस्टमर पहले से तो कम है गोल्ड रेट प्लस होने की वजह से, और जहाँ उनको 50 ग्राम्स की रिक्वायरमेंट थी वहाँ वो 45 ग्राम्स वगैरह ले रहे हैं। अब
देश परेशान है कि आखिर सोना चांदी बढ़ क्यों रहा है। दुनिया में इस समय तनाव का माहौल है। अमेरिका ईरान में जंग का खतरा बढ़ रहा है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं। ग्रीनलैंड विवाद की वजह से भी तनाव बढ़ा है। ट्रंप के टैरिफ ने व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ा दी है। अमेरिकी डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे माहौल में लोग अपनी पूंजी को सुरक्षित कर रहे हैं। शेयर बाजार की जगह लोग सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं। दुनिया भर में विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित करने की होड़ है। जो केंद्रीय बैंक हैं, ये सोने का स्टॉक लगातार बढ़ा रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं। अब यह है कि सोने चांदी में निवेश सुरक्षित है या नहीं, सवाल ये। एक्सपर्ट्स कहते हैं अस्थिरता का दौर चल रहा है, लिहाजा सोच समझकर निवेश करना चाहिए। बस इस लाइन के साथ ही एक्सपर्ट ने फंसा दिया कि सोच समझकर निवेश करिए, यानी अपने विवेक से। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। इस टाइम सिचुएशन ये है कि हर भाव में इन्वेस्टर अपने रुपए को सोने चांदी में कन्वर्ट करना चाहता है। ये एक आपात स्थिति की तरह से है। जैसे हमारे देश में नोटबंदी हुई थी तो 30,000 रुपये वाला सोना 60,000 गया था। अब ये डॉलर बंदी आप इसको कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के जो जितने भी बैंक हैं वो सब सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं। आप अपने निवेश को बहुत ही सोच समझकर इस तूफान की तेजी में निवेश करें। आप सोच लें कि अगर सपोज करिए ये सोना रिवर्स आता है तो कितनी मंदी आ सकती है। तो सोने चांदी के दाम अभी और बढ़ेंगे ऐसा माना जा रहा है। चांदी 4 लाख तक जा सकती है, उसके पार और जा सकती है। यह बारी है लाइफ का फंडा की। दुनिया में धन दौलत की कोई सीमा नहीं, लेकिन सबसे बड़ा धन संतोष है। लाइफ का यह फंडा उस वैज्ञानिक ने दिया जिनके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल दिया जाता है। उनके पिता ने रूस में हथियारों की एक फैक्ट्री खोली, खूब मुनाफा कमाया। अल्फ्रेड भी कुछ ऐसा ही कारोबार कर खूब धन दौलत कमाना चाहते थे, लेकिन अचानक एक दिन उनके पिता की फैक्ट्री दिवालिया हो गई, वो बर्बाद हो गए। अल्फ्रेड के माता पिता और भाई रूस छोड़कर स्वीडन चले गए, लेकिन भागने के बजाय नोबेल ने संघर्ष का रास्ता चुना। हथियार और बारूद की फैक्ट्री से जो सामान बचा था वो उसी से एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करने लगे, और फिर एक दिन उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। डायनामाइट बहुत शक्तिशाली और खतरनाक विस्फोटक था। इसके आविष्कार से वो सबसे धनी शख्स बन गए, लेकिन जब डायनामाइट का जंग में इस्तेमाल होने लगा तब उन्हें मौत का सौदागर तक कहा जाने लगा। तो नोबेल बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि शांति और दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए उन्हें। नोबेल ने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी, और इसी को वो अपना सबसे बड़ा काम मानते रहे। हर साल 6 क्षेत्रों में नोबेल दिए जाते हैं और हर विजेता को 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। यह सम्मान तो कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन उन्होंने फंडा पूरी दुनिया के लिए दिया है। जिंदगी में धन दौलत या खोज से वो खुशी नहीं मिलती जो दूसरों के लिए कुछ करने से मिलती है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। ट्रू क्रैंक ब्रेक के लिए।